हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज से मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मैं आज से मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। जैसे कि सबसे पहले हम ना पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे, राइट। क्यों पी वाई क्यू क्यों डिस्कस करेंगे, इसके पीछे रीज़न है। पी वाई क्यू करने से ना आपको ये पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक ही टॉपिक पे 50 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, 1000 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और ये आपको एक ट्रेंड बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। इसलिए हम सबसे पहले पी वाई क्यू स्टार्ट करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, सेक्शनल चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उस पर भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ना मैथ एकदम हलवा लगने लगेगा कि आपको मतलब होता क्या है ना कि जब आप एक टॉपिक पे मान लीजिए कोई फार्मूला, उस पर आप 10 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जब आप कर लेते हो ना, तो क्या होता है ना, जब आप 25 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो बहुत ईजी है। क्योंकि जब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, राइट। तो इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू को, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ओके। तो आपको a+b+c/c की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस दे रखे हों और बीच में इक्वलिटी का सिंबल बना हुआ हो, जैसे यहाँ पर रेशियो मिल देखने को मिल रहा है और बीच में आपको इक्वलिटी का सिंबल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो कि इन सारी वैल्यू को ना के इक्वलेंट मान लो, एक कांस्टेंट के इक्वल टू मान लिया जाता है इन सारी वैल्यूज़ को। क्योंकि ऐसे कैसे करेंगे इसको, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू के, ठीक है। क्योंकि सारे आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम ऐसे के कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। अब एक एक को हम सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a/3 इक्वल टू के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3k, ओके। ऐसे ही हम क्या करेंगे, b/4 इक्वल टू के जब करेंगे तो b इक्वल टू 4k आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, c/7 इक्वल टू के, तो यहाँ से c की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7k आ जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, c की आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे पूछ रहा है ना a+b+c/c क्या होगा, तो इसमें आप बस जस्ट इस वैल्यू को, a b c की वैल्यू को आप पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, a+b+c/c। तो ए हमने क्या कैलकुलेट किया था, ए हमने 3k कैलकुलेट किया था, बी हमने क्या कैलकुलेट किया 4k, और सी हमने कैलकुलेट किया था 7k, और नीचे सी की वैल्यू क्या है 7k। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 3 4 7, 7 + 7 14, 14k अपॉन 7k। यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और 14 जो होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब चलते हैं हम ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 दे रखा है। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है। लेट एग्जाम में आपको इतना सब नहीं करना होता है, एग्जाम में तो आपको बस आंसर निकालने से मतलब होता है। तो आप एक ट्रिक के तरीके से इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, a = 3, b = 4, c = 7 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से a/3 = b/4 = c/7 दे रखा है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, a = 3, b = 4, c = 7 कर देंगे, ठीक है। c = 7, और आप डायरेक्टली इस फार्मूले में क्या कर देंगे, ये जो हमारा पूछ रहा है जिसका मान ज्ञात करना है, इसमें आप रख देंगे 3 + 4 + 4 + 7/7, ये आपका हो जाएगा 14/7, आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि टफ़ हो रही हैं, ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम धीरे धीरे जब सेक्शनल चीज़ें करेंगे ना, तो उस समय एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम बस पीवाईक्यू देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कभी कभी होता है ना कि डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में आपको आइडिया है ही नहीं, तो हो सकता है उनके लिए कठिन हो, लेकिन जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक जिनको पता है उनके लिए ईजी लगेगा, ठीक है। तो हम जल्दी टॉपिक वाइज चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे और भर भर के उस पर प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ना बहुभुज होता है, एक टर्म होता है बहुभुज, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है।
तो पॉलीगन, पॉलीगन का शेप क्या होता है ना, पॉलीगन मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, ऐसी आकृति हो जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। जैसे ये भी एक पॉलीगन है लेकिन इसको हम ट्रायंगल बोल देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, मतलब कोई भी एक ऐसा शेप बनाते हैं जिसमें मल्टीपल भुजाएं हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक फार्मूला होता है कि कहीं भी आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको बेसिकली क्रैम कर लीजिए, क्योंकि कुछ फार्मूले तो आपको बाई हार्ट याद करने ही पड़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n जो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी भुजाएं हैं उस बहुभुज में। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है पंचभुज। पंचभुज से आपको सबको पता है कि इसमें 5 भुजाएं होंगी। डोंट वरी, आपको नहीं पता है शेप कैसा होगा पंचभुज का, तो उसमें बेसिकली 5 भुजाएं होंगी। जैसे ये क्या है, चतुर्भुज, जैसे ये क्या है, चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये त्रिभुज होता है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक पंचभुज भी होता है। ठीक है, इस टाइप की। ठीक है, ये पंचभुज हो गया। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, क्योंकि पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस फार्मूले में n की जगह 5 रख देना है, 5 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 - 2 3 हो जाएगा इंटू 180, ये कितना आ जाएगा, 540। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 540 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, डोंट वरी, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बीच बीच में जो मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स हैं उनको मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो दैट उनको भी आसानी से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से ये होता है ना कि मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचती है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जेन्युइन, जिनको नीड होती है, उन तक अच्छी वीडियो पहुंच नहीं पाती हैं। तो बस आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, सो दैट मैक्सिमम रीच लोगों तक पहुँच सके इस वीडियो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब हम आपको एक यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ कि जब भी क्या होता है ना, हमने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए ना एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, लेट से एक हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। तो होता क्या है ना कि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दो भुजाओं की जो वैल्यू है ना, उनका जो सम होता है ना, जैसे यहाँ पे दो भुजा मैंने ले लिया a + b, एक भुजा a है, दूसरी भुजा b है, इसका जो सम होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कोई ट्रायंगल बना सकते हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है ना कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है ना, तो आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन होती है। तो आप इसमें से ना कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर ले लिया a + b ले लिया, आप क्या कर सकते हो, b + c भी ले सकते हो। b + c जो होगा वो ग्रेटर देन a होना चाहिए। ठीक है, लेट से हमने a + c ले लिया, हमने a और c ले लिया, ये क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए ना, आपस में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है ना इसमें, तो आपका ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए, आप क्या करिए कि जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे हैं, जैसे कि पहला दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दूसरे में कुछ दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, चौथे में दे रखा है, तो आप एक एक ऑप्शन को उठाइए। ठीक है, उसमें क्या करिए, आप सबसे बड़ी भुजा दे लिख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा देख लीजिए, वो क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए बाकी जो दो भुजाएं हैं ना उनके सम के। ठीक है, उनके सम जो है, देखिए यहाँ पे जैसे लेट से एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। पहले में क्या है, पहले में सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर, और बाकी दोनों 3 और 3 के हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 है, और ये क्या है, दो बाकी भुजाएं 3 + 3 हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 क्या हुआ, 6। क्या 6 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब पहले वाले से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं, 6 + 3 5.9 एंड 4.6। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6.3। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी भुजा 6.3।
बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं इसमें, 5.9 और 4.6, ठीक है। तो अब 5.9 और 4.6 को हम ऐड करके देखते हैं क्या आता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आप देखेंगे 9 6 15 और 5 4 जो 9 9 8 10, ठीक है, 10.5 आ रहा है। और हमारी सबसे बड़ी भुजा 6.3 आ रही है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी जो भुजा है वो बाकी दो भुजाओं के सम के लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, फिर इससे आप ट्रायंगल बना सकते हो। 6.3, 5.9 और 4.6 से आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, इजीली आप ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो ये बस आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेट से इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। डोंट वरी, ये जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको पीडीएफ इसको मैम ने जो टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं फिर से इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ना एक फार्मूला लिख देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो छोटी होनी चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के सम से, ठीक है। ये आपको गांठ बांध लेनी है, ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि सबसे बड़ी भुजा पिक करिए, वो चेक करिए कि वो छोटी है या नहीं बाकी दोनों भुजाओं के सम से, ठीक है। जो भी कंडीशन ये जो भी आपको ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अपने केस में क्या हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14/33, 42/55 एंड 21/22, इसका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को हिंदी में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे निकालते हैं, आप सबको पता होता है कि अगर मान लो ये इंटीजर होता है, लेट से 2 और 4 है, इसका अगर आपको HCF निकालना होता है तो बहुत ईजी होता है। 2 को हम क्या करते हैं, 1 × 2 लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं, और जो भी इसमें कॉमन होता है वो आपका HCF हो जाता है, सिंपल। LCM कैसे निकालते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 1 × 2, और 4 को क्या लिखते हैं, 2 × 2। इसमें क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो एक बार आते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनका LCM क्या हो जाता है, 4 आता है। ये तो सबको पता है, ठीक है, LCM और CF कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटीजर के केस में होता है। लेकिन हमारे केस में क्या है ना, हमारे केस में यहाँ पे आपको कोई इंटीजर नहीं दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, एक बेसिकली वो ट्रिक नहीं है, वो फार्मूला ही है कि किससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कहीं भी आपको अगर फ्रैक्शन में चीज़ें दे रखी हैं ना, फ्रैक्शन में चीज़ें अगर दे रखी हैं, उसका अगर आपको HCF निकालना है, ठीक है, HCF ऑफ फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं भिन्न बोलते हैं, मतलब जो P/Q के रूप में नंबर इनको लिखा रहता है। जैसे ये 4/33, 42/55, 21/22, ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इनका अगर HCF निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर ये इसका एक फार्मूला होता है HCF ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू, आप क्या करोगे, HCF निकाल लोगे न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। इसमें न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 14, 42 और 21, इनका आप HCF निकालोगे, इसको डिवाइड कर दोगे फिर क्या करोगे, LCM निकालोगे जितने भी डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हर क्या है, 33, 55 एंड 22, ठीक है। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे HCF न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर हमारे क्या है, 14, 42 एंड 21, 14, 42 एंड 21, और जो LCM है, LCM जो है वो आपका 33, 55 एंड 22 है, 33, 55 एंड 22 है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। ये इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो ना तो ये आपका क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा फ्रैक्शन का। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। HCF निकालते हैं किसका, इसका, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला अपना देसी जो तरीका है। 14 का क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इसको, 2 × 7। 42 का कैसे निकालते हैं, 6 × 7। और 21 का कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 3 × 7। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों में 7 कॉमन है ना, तो इस सारे जो 14, 42 और 21 इनका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं, जो जितने भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है ना 33, 55 एंड 22 का, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालोगे? 33 का 3 इंटू 11, 55 का 5 इंटू 11, ठीक है, और क्या है नेक्स्ट, क्या है 22, 22 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 11। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जो कॉमन होती हैं उनको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है 11, और बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 5 इंटू 10। तो क्या हो जाएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 गुणे 3 इंटू 10, ये आपका क्या आ जाएगा 330, ठीक है। अब आपका देख रहे हो एलसीएम भी निकल गया 330 आ गया, आपका एचसीएफ भी निकल गया, क्या आ गया 7 आ गया। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में बस रख देना है, एचसीएफ कितना आया 7 और एलसीएम कितना है 330, तो आपका जो आंसर हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा 7/330, ठीक है। देख रहे हैं कितना ईजी है, सिंपल सा, बस क्या करना है आपको, बस एक फार्मूला याद करना है। अभी क्या लगेगा लोगों को टफ लगेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं है, क्या है ना, जब इसी क्वेश्चन पे ना आप 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे ना इसी फार्मूलों पे, तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसीलिए जिनका मैथ स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई नई चीज़ करते हो, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि उनके दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं, इसलिए उनके लिए मैथ ईजी हो जाता है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 7/330, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, 7 + 2 √10 का वर्गमूल पूछ रहा है, स्क्वायर रूट, ठीक है। सबसे पहले ना स्क्वायर रूट में अगर कहीं भी आपको ना सर्ड्स, इसको जो करड़ी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं करड़ी, ठीक है, इसको हिंदी में करड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में सर्ड्स बोलते हैं। जहाँ कहीं भी एक कर्ण टाइप की चीज़ अगर दे रखी है तो अगर उसका वर्गमूल मिलता है ना, तो आपको दिमाग ये बस लगाना होता है कि कहीं ना जो भी ये वैल्यू दे रखी हैं इस पर या तो a+b का होल स्क्वायर लगता है या a-b का होल स्क्वायर लगेगा, ये बनेगा ही बनेगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर ये नहीं बनेगा ना तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ठीक है। बस ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है आसानी से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये दो फार्मूले आप सभी लोगों को पता ही होंगे, काफ़ी बेसिक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये क्या होता है a² का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab, प्लस वाले में +2ab आता है और माइनस वाले में -2ab आता है। अब हम क्या करते हैं ना, 7 + 2√10 को ना हम इस वाले फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस इसमें ध्यान ये देना होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 + 2√10, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कि 7 को मैं ऐसे लिख दूँ 2 + 5 + 2√10, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 2 + 5 7 हो जाएगा, तो हम इसको प्लस के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। 2 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, हमें पता होता है ना कि किसी भी अगर कोई भी नंबर है अगर स्क्वायर रूट में है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है वो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। इस बस क्या होता है आपका स्क्वायर रूट हट जाता है और वो नंबर सेम हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर √2 को हम ऐसे लिख देते हैं √2 का होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट जो होगा वो हट जाएगा, केवल 2 रह जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 को √10 को हम क्या लिखते हैं ऐसे, 2 को एज इट इज रहने देते हैं। √10 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे जाएंगे अगर यहाँ पे, फिर हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2, रूट में a × b है तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। √5 × √2, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाले जो नंबर होते हैं ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ऊपर आपस में मल्टीप्लाई थे 5 × 2, हमने इसको क्या कर लिया अलग अलग कर लिया। अब इसको आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखें, अगर हम इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, ठीक है, तो इस फार्मूले में बैठ नहीं रहा है a² + b² + 2ab, मतलब ये √2 + √5 का स्क्वायर। आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ऊपर वाला ही तो आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√5 × √2, ठीक है, √2 + √5 का स्क्वायर। मतलब जो ये नंबर है 7 + 2 रूट जो दे रखा है, 7 + 2√10 जो दे रखा है, ये क्या है, √2 + √5 का होल स्क्वायर है,
देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली इसको फॉर्म कर रखा है क्वेश्चन को। मतलब जो ये ऑप्शन में क्वेश्चन में 7 + 2√10 दे रखा है, ये एक्चुअल में √2 + √5 का होल स्क्वायर है। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर वो स्क्वायर है तो सिंपल वो स्क्वायर हट जाता है और उसका जो जो बेस होता है वो आपका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो रूट होगा √2 + √5 हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा होगा √2 + √5। ये आपको समझ में आया कैसे, ये वाली चीज़ कैसे हुई? मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अगर मैं इस कैसे आप निकालते हो इसको, 2 × 2 करते हो, ठीक है, और जो इसमें से दोनों पेयर बने हैं इसमें से एक कॉमन ले लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो आपका स्क्वायर रूट हो जाता है। समझ में आया चीज़? तो सेम ऐसे ही है, ये क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे, आप जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 × 2 लिखा हुआ था। और जब क्या होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, हम उस पर काम करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, आप देखोगे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली आपको थोड़े फंडामेंटल्स आपके क्लियर होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि माध्य होता क्या है, माध्यक क्या होता है, बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है कि सिंपल, लेट्स से हमने 2, 3, 5, 4, 6, 2, 3, ठीक है, तो होता क्या है ना, इसमें सबसे हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुलक होगा ना वो 2 होगा। मतलब क्या करते हैं कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसमें देखते हैं कि कौन से नंबर की कितनी ज़्यादा बारंबारता है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है उस नंबर की, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका बहुलक हो जाता है। ठीक है, माध्यक क्या होता है, जिसको हम माध्यक, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि अगर कोई नंबर आपका सॉर्टेड है, आरोही या अवरोही क्रम में होता है, तो उसके बीच की जो वैल्यू होती है, लेट से हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, इसको हमने सॉर्ट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका जो मीडियन होगा ना वो क्या होगा, 3 होगा। तो बेसिकली जो नंबर है या तो 2 ऑर्डर में सॉर्टेड है नंबर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जिसको आरोही बोलते हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसको अवरोही बोलते हैं। इस क्रम में अगर आप सॉर्ट कर देते हो नंबर को, तो जो भी आपका मिडिल एलिमेंट आता है ना वो आपका माध्यक होता है। ठीक है, और माध्य एक अलग चीज़ है, उसका अलग फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे मानते हैं कि हमें बस बहुलक पता है और माध्यक पता है और माध्य के बारे में नहीं पता है। कैसे करेंगे इसको, देखिए, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों के परीक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से माप प्रभावित होते हैं। विच मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ बोथ एंड्स आर डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़े हैं, अवरोही क्रम में मान लेते हैं कि आंकड़े कौन से हैं, लेट से 5, 6, 4, 3, 2, इस तरह के आंकड़े रखे हैं, ये अवरोही क्रम में 1 भी रख लेते हैं। तो क्या होगा कि अगर कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन से मापक प्रभावित करे यदि दोनों छोरे से परीक्षण हटाए जाते हैं, तो आप ये बताइए कि अगर दोनों छोरे से, एक छोर ये हो गया और एक छोर एक ये हो गया, इन छोरों से अगर नंबर को हम हटाते जाते हैं, लेट से यहाँ से हमने 5 को हटा दिया और यहाँ से 1 को हटा दिया, तो आपको लगता है कि इसका मीडियन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि लेट से आपके पास 10 नंबर हैं और उसके एक छोर से आप एक नंबर हटा दिए, दूसरे छोर से एक नंबर हटा दिया, बट उसका मिडिल तो सेम रहेगा ना। मिडिल तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो हमको पता है कि मीडियन कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मीडियन चेंज नहीं हो सकता है, तो इस केस में देख लेते हैं कि मीडियन चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं कि मीडियन किस में दे रखा है। पहले वाले में दे रखा है माध्य और माध्यक, पहले में दे रखा है, दूसरे में बहुलक और माध्यक, तीसरे में क्या दे रखा है, माध्य एंड बहुलक दे रखा है, चौथे में माध्य, माध्यक एंड बहुलक दे रखा है। ठीक है, तो आप देख लो ना कि ये कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप जब देखोगे तो कह रहे हो मीडियन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों छोरों से हटा रहे हो, एक छोर से नहीं हटा रहे हो, दोनों छोरों से वैल्यू को हटा रहे हो, तो मीडियन तो चेंज होगा ही नहीं, माध्यक चेंज होगा ही नहीं, तो माध्यक प्रभावित नहीं होगा। तो देख लो माध्यक किस में दिया है, पहले वाले में दिया तो ये नहीं होगा, दूसरे वाले में दे रखा है ये भी नहीं होगा, तीसरे वाले में ये है, तीसरे वाले में नहीं दे रखा है, चौथे वाले में दे रखा है तो ये नहीं होगा। तो आपका बस एक ऑप्शन बच गया, माध्य और बहुलक।
देख रहे हो, मीन एंड मोड। मतलब बस आपको केवल ये पता है कि मीडियन किसको बोलते हैं, उससे आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, एग्जामिनर ने बस घुमाने की कोशिश करी है। आपको अगर नहीं पता होता तो सारी चीज़ें सोचते कि बहुलक क्या है, मीडियन क्या है, सब निकालते फिर करते, बट आपको केवल पता था कि माध्यक जो होगा मीडियन होगा वो चेंज नहीं होता है। दोनों सोलह से अगर वैल्यू को हटाना है तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट। इसीलिए एग्जाम में ना कभी कभी सारे ऑप्शंस को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ओके, सो आप फीडबैक देकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार आपको कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें क्या है ना कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगता है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक आते हैं ना तो लगता है कि यार अभी तो ये सॉल्व किया था, अभी तो अब दूसरे तरीके से सॉल्व हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो जब आप सेक्शनल चीज़ें करोगे ना, एक टॉपिक एक फार्मूले पर कई सारे क्वेश्चन करोगे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, नई नई चीज़ें हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सो कीप हार्ड वर्क एंड डू ग्रेट वर्क। थैंक्स गाइज, बाय।